वेलकम टू स्टडी भारत। स्टडी भारत में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है मराठा महासंघ। आज हम देखेंगे कि मराठों ने अपने शासनकाल में जिस संघ का निर्माण किया उस संघ की क्या आवश्यकता थी और उसने किस तरह से अपना कार्य किया। तो सबसे पहले इसके बारे में बताया जाता है कि इसकी जो स्थापना है वह बाजीराव प्रथम के शासनकाल में हुई, जिसका कि समय काल माना जाता है 1720 से 1740 ईस्वी तक। और इसके निर्माण के लिए दो सबसे बड़े कारण सामने आते हैं। सबसे पहला कारण तो यह था कि इनके जो सेनापति थे, जिसका कि नाम था दाभारे के नेतृत्व में मराठा क्षत्रिय सरदारों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। कुछ ऐसे सरदार भी थे जो कि मराठों की पॉलिसी से खुश नहीं थे और वे चाहते थे कि उनके स्थान पे किसी और शक्ति का या फिर उनके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन हो। इसके लिए उन्होंने क्या किया, विद्रोह करना शुरू कर दिया था। तो उन्हें शांत रखने के लिए या फिर उनकी हरकतों पर नज़र रखने के लिए इस महासंघ की स्थापना की गई थी। इसके अलावा दूसरे कारण की ओर देखें तो दूसरा कारण था मराठा साम्राज्य का विस्तार, यानी कि उत्तर और दक्षिण में मराठा साम्राज्य का जो शीघ्रता से विस्तार होने लगा था। तो उस कारण पेशवा बाजीराव प्रथम को अपने सभी स्वामी भक्त समर्थक पर अधिक निर्भर रहना पड़ा था, क्योंकि और ये स्वामी भक्त समर्थक जो थे ये वे सैनिक थे जिन्होंने कि युद्ध में अपनी योग्यता प्रमाणित की थी। तो बाजीराव प्रथम अपने सैनिकों पर डिपेंड रहते थे। वो इसलिए रहते थे क्योंकि उनका जो राज्य था विस्तार करके दूर तक फैला। दूर तक फैलने से क्या हुआ, वहाँ पर शासन प्रबंध करना पड़ा। और शासन प्रबंध में जब तक बाजीराव के सोच वाले या फिर बाजीराव के समर्थक वाले राजा वहाँ नहीं रहेंगे तो मराठा साम्राज्य का बिखराव बहुत जल्दी से शुरू हो जाएगा। तो इसी सोच से उसने जितने भी क्षेत्र का विस्तार हुआ उन सभी में उन सभी लोगों की, उन सैनिकों की या फिर उन अधिकारियों की ही नियुक्ति की जो कि अपनी प्रामाणिकता यानी कि पूरी तरह से निष्ठापूर्ण थे मराठा राजा के प्रति। इसके बाद मराठों को बहुत सारे युद्ध भी करने पड़े, जिसमें कि सबसे पहला युद्ध देखने को मिलता है ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ। पहला युद्ध का समयकाल देखें तो पहले युद्ध के समयकाल है 1775 से लेके 1782। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रिटिश सेनाओं और मराठा महासंघ के बीच 3 युद्ध हुए और इसका परिणाम यह हुआ कि महासंघ का विनाश हो गया, यानी कि महासंघ पूरी तरह से टूट गया। पहला युद्ध रघुनाथ द्वारा महासंघ के पेशवा के दावे को लेकर हुआ था और ब्रिटिश समर्थन से प्राप्त ये शुरुआत हुई थी। इसकी जो शुरुआत हुई थी यानी कि रघुनाथ ने जो विद्रोह किया था उसमें ब्रिटिश समर्थकों ने इसका पूरा साथ दिया था ताकि वे महासंघ के पेशवा बन सके। पेशवा का अर्थ होता है मुख्यमंत्री। 1779 जनवरी में बड़गांव में अंग्रेज पराजित हो गए, लेकिन उन्होंने मराठों के साथ सालबाई की संधि की। सालबाई की संधि होती है मई 1782 ईस्वी में। ये संधि जब तक हो रहा था उस समय तक युद्ध जारी रहा था और इस समय तक मराठों और ब्रिटिश इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा क्षति हो चुकी थी। इसमें अंग्रेजों को वर्तमान में मुंबई के पास सालसे द्वीप पर कब्जे के रूप में एकमात्र लाभ मिला था। दूसरा युद्ध होता है 1803 से लेकर 1805 ईस्वी के बीच में। पेशवा बाजीराव द्वितीय के होलकर जो कि एक प्रमुख मराठा कुल से संबंध रखने वाले लोग थे, से हारने और दिसंबर 1802 में बेसिन की संधि के तहत अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार करने से प्रारंभ हुआ था। सिंधिया और भोसले परिवारों ने इस समझौते का विरोध किया, यानी कि होलकर ने जब अंग्रेजी संरक्षण को स्वीकार कर लिया तो सिंधिया और भोसले के द्वारा इनका विरोध किया गया और वे क्रमशः लसपारी और दिल्ली में लॉर्ड लेक और असाय व अरगाव में सर आर्थर वेलेजली जो बाद में वेलिंगटन के ड्यूक बने थे उसके हाथों पराजित हो गए। इसके बाद होलकर परिवार भी इसमें शामिल हो गया और मध्य भारत राजस्थान का जो क्षेत्र था उसमें मराठा पूरी तरह से आज़ाद हो गए, यानी कि मराठों के जो शत्रु थे
जैसे कि होलकर, सिंधिया, भोंसले, इनसे हमेशा मराठों का युद्ध हुआ करता था। तो अभी के समय में जब इनका आपस में ही युद्ध प्रारंभ हो गया तो उनकी शक्ति क्या हुई, उनकी शक्ति कम हो गई, और उनकी शक्ति कम होने से उनका कुछ स्थानों पे स्थायित्व जो था, जो अधिकार था, वो कम हो गया, जैसे कि मध्य भारत और राजस्थान। तो यह जो स्थान था, यह जो क्षेत्र था, मराठों के लिए पूरी तरह से खाली हो गया। अब वे आसानी से उस पर अपना अधिकार जमा सकते थे। मराठों का तीसरा युद्ध होता है 1817 से 18 के बीच में। इसमें ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हिंगस्टिन द्वारा पिंडारी दस्युओं के खिलाफ कार्रवाई करने के क्रम में मराठा क्षेत्र के अतिक्रमण से प्रारंभ होता है। पेशवा की सेनाओं ने भोसले और होलकर के सहयोग से अंग्रेजों का मुकाबला किया, लेकिन सिंधिया ने इसमें कोई भूमिका नहीं निभाई। बहुत जल्दी मराठे हार गए, जिसके बाद पेशवा को पेंशन देकर उनके क्षेत्र का ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया गया। इस तरह ब्रिटिश राज्य का आधिपत्य पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। तो सबसे पहले तीसरे युद्ध के बारे में बताया जा रहा है, जो कि शुरू हुआ था 1817-18 के बीच में। तो यह जो युद्ध हुआ था वो ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड हिंगस्टिन के समय में हुआ था। इनके समय की एक सबसे प्रमुख घटना है कि इनके द्वारा पिंडारियों का दमन किया गया था। तो हिंगस्टिन ने जब पिंडारियों के दमन करने की सोची तो उसकी कार्रवाई करने के ही क्रम में सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मराठा के कुछ क्षेत्र थे जिसका कि अतिक्रमण था कुछ क्षेत्रों पर, तो उसके ऊपर अपना अधिकार कायम करने से इसकी शुरुआत की गई। पेशवा के जो सैनिकों ने भोंसले और होलकर के सहयोग से अंग्रेजों का मुकाबला किया। देखिए, यहाँ तो सबसे पहले भोंसले, होलकर, सिंधिया, ये लोग जो हैं इनमें कभी भी एकता नहीं रही। इन्हें जहाँ फ़ायदा दिखता था ये लोग उस गुट में शामिल हो जाते थे। तो कभी ये अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ाई करते थे और कभी ये आपस में ही एक दूसरे का साथ और कुछ के विरुद्ध लड़ाइयाँ किया करते थे। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस समय में जब पेशवाओं का समय था, ये जो युद्ध हुआ था, तो इस समय में ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड हिंगस्टिन के खिलाफ भोंसले और होलकर ने पेशवाओं का साथ दिया था और अंग्रेज़ों से मुकाबला भी किया था सन 1817 ईस्वी में। लेकिन फिर भी उनकी हार हो गई थी, क्योंकि सिंधिया ने इस युद्ध में कोई भी भाग नहीं लिया था, अपनी कोई भूमिका नहीं दी थी। इसके बाद पेशवाओं की हार हो जाती है, पेशवाओं को पेंशन दे दिया जाता है और उनके जितने भी क्षेत्र रहते हैं उन्हें ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया जाता है। तो इस तरह से ब्रिटिश राज्य का जो साम्राज्यवादी नीति है, उस साम्राज्यवादी नीति के तहत उन्होंने एक और क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जो कि मराठों से संबंध रखता था। अब मराठा शासन और सैन्य व्यवस्था। हिंदू तथा मुसलमान शासन एवं सैन्य व्यवस्था का मिश्रित रूप थे। इसका सूत्रपात शिवाजी ने किया। इसमें समस्त राज्य शक्ति राजा के हाथ में रहती थी। वह अष्टप्रधानों की सहायता से शासन करता था, जिनकी नियुक्ति वह स्वयं करता था। चूँकि किसी भी सैन्य व्यवस्था में स्थायित्व देने के लिए किसी एक धर्म विशेष के व्यक्ति को लाने से सैनिक व्यवस्था जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है। इसमें ज़रूरत रहती है हर तरह के लोगों की, जिससे कि वे सभी लोग अलग अलग मानसिकता के साथ उनके एक लक्ष्य को प्राप्ति के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए। और इस बात की जानकारी शिवाजी को था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी जब सैन्य व्यवस्था, जब सैनिकों की नियुक्ति की, तो उनकी नियुक्ति में किसी भी धर्म को प्रधानता नहीं दी, बल्कि उसने उसके स्थान पर सैनिकों की जो क्वालिटीज़ होती थी उन्हें ध्यान दिया और उसके अनुसार जो बलिष्ठ और अच्छे किस्म के सैनिक होते थे उन्हें अपने सेना में शामिल किया। और इन सब की नियुक्ति वह स्वयं करता था, यानी कि सैनिकों की नियुक्ति शिवाजी के द्वारा किया जाता था। शिवाजी के द्वारा अष्टप्रधानों की नियुक्ति किया जाता था और ये अष्टप्रधान शिवाजी को मदद करते थे सैनिकों की नियुक्ति में। अष्टप्रधान के नायबों की नियुक्ति भी राजा करता था। मालगुजारी की वसूली का कार्य पटेलों के हाथों में दी गई थी और भूमि के उपज का 1/3 भाग मालगुजारी के रूप में वसूल किया जाता था। शिवाजी ने शासन व्यवस्था के साथ साथ सेना की भी व्यवस्था की और सेना में मुख्य रूप से पैदल सैनिक घुड़सवार होते थे।
यह सैनिक छापामार युद्ध तथा पर्वतीय क्षेत्रों में लड़ने के लिए बहुत उपयुक्त होते थे। राजा स्वयं सैनिक का चुनाव किया करता था। तो शिवाजी ने जब अपने शासनकाल में अपनी सेना को सुदृढ़ता दी, पहले क्या होता था, पहले यह होता था कि सेना में जितने भी लोग हैं वे 6 महीना कार्य करते थे और फिर 6 महीने अपने आप को किसी न किसी युद्ध में शामिल किए रहते थे। शिवाजी का जो युद्ध विद्या था, ये इसके बहुत ही प्रकांड पंडित कह सकते हैं, ये बहुत ही बड़े पंडित थे युद्ध विद्या में। और सबसे बड़ा आश्चर्य यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि उन्होंने अपनी सेना को जिस तरह से तैयार किया था, तैयार करने का मतलब है कि जब वे आधे समय तक सेना के जो सैनिक होते थे वे साल में आधे समय तक कृषक वर्ग के रूप में काम करते, यानी कि किसानों की तरह फसल तैयार करते थे और आधे समय ही युद्ध में रहते थे। शिवाजी ने इस चीज़ को बदल दिया, यानी कि यह जो व्यवस्था थी उसे बदल दिया और उसने एक परमानेंट शाही सेना का निर्माण किया, जिसका कि गुजारा भत्ता सालों भर दिया जाता था राज्य की ओर से। इस सेना की बात करें तो इसमें सभी तरह के सेना थे, जैसे कि पैदल, घुड़सवार सेना, सरदार। तो सेना में क्रमशः जिस तरह के पदों की व्यवस्था की गई थी, तो सबसे पहले तो घुड़सवार जो सेना थी उसमें 25 सरदारों का एक गठ होता था, यानी कि यह जो ग्रुप था उसे एक गठ इक्वल टू 25 सरदार्स माना जा सकता है। 25 पैदल सैनिकों के ऊपर एक हवलदार दिया गया था और 5 हवलदारों पर एक जुमलादार दिया गया था। इसी तरह से 10 जुमलादार जब होते थे तो उसके बाद वहाँ पर 1 हजारी हो जाता था। इसके अलावे अगर बहुत सारे उच्च पद की बात करें तो वहाँ पर 5 हजारी और घुड़सवार सेना सरे नौबत या फिर सेनापति होता था और इनके खाने पीने का भी बहुत अच्छा से ख्याल रखा जाता था, यानी कि जो पैदल सैनिक होते थे जिनकी की संख्या होती थी 25, अगर 25 पैदल सैनिक है तो उसके ऊपर एक रसोइया और एक पनिहारा होता था जो कि उनके खाना और पानी इन दोनों का ख्याल रखता था। इसके अलावे सवार सेना जो थी उसे 2 भाग में बांट दिया गया था, जो कि एक बरगीर और सिलेदार कहे जाते थे। बरगीरी सवारों की बात करें तो बरगीरी सवारों की खासियत यह थी कि वे घोड़े और हथियार राज्य से उन्हें दिया जाता था, लेकिन मिलीदार घोड़े और हथियार अपने खुद से खरीदकर उन्हें लाना पड़ता था। इसके अलावे वर्षा ऋतु जब आती थी तो उसमें भी उन सैनिकों के लिए बहुत ही अच्छा प्रबंध किया गया था और इसी समय उन्हें पूरे वर्ष का वेतन भी दे दिया जाता था। पहले यह होता था कि सेना में जितने समय तक अपना सर्विस दिया जाता था उन्हें उतना ही वेतन मिलता था, लेकिन शिवाजी ने जब अपना एक विशिष्ट सैन्य दल तैयार किया तो उस सैन्य दल को साल भर बिठाकर भी देते थे, अगर वे युद्ध में ना जाए तो भी। अब इसके बाद देखते हैं मराठा जाति के बारे में। मराठा शब्द 3 मिलते जुलते अर्थों में उपयोग होता है, जैसे कि मराठी भाषी क्षेत्र में इससे एकमात्र प्रभुत्वशाली मराठा जाति या मराठों और कुंभी जाति के एक समूह का बोध होता है, यानी कि इसे एक ग्रुप के बारे में पता चलता है। महाराष्ट्र के बाहर मोटे तौर पर इससे समूची क्षेत्रीय मराठी भाषी आबादी का बोध होता है, जिसकी संख्या लगभग 6.5 करोड़ है। ऐतिहासिक रूप में यह शब्द मराठा शासक शिवाजी के द्वारा 17वीं शताब्दी में स्थापित राज्य और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा 18वीं शताब्दी में विस्तारित क्षेत्र राज्य के लिए प्रयुक्त होता था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मराठा जो शब्द है वो 3 तरह के मिलते जुलते शब्दों से निकल कर सामने आता है। सबसे पहले तो इसमें बताया जाता है कि वह क्षेत्र जहाँ की सिर्फ मराठा बोलने वाले लोग ही रहते थे, तो उस क्षेत्र को भी मराठा नाम दिया गया। दूसरी तरफ कुंभ जाति के कुंभ एक जाति का नाम है जिसके कि एक समूह को मराठा नाम दिया गया। और तीसरा जो है उसमें बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के बाहर मोटे तौर पर इससे समूची क्षेत्रीय मराठी भाषी आबादी का बोध करवाया जाता था, यानी कि ये जो 3 कारण हैं इसके कारण मराठों को और लोगों से अलग करने की कोशिश की गई है। मराठा जाति के लोग मुख्यतः किसान, जमींदार और सैनिक थे। कुछ मराठों और कुंभियों ने कभी कभी क्षत्रिय होने का भी दावा किया था और इसकी पुष्टि वे
अपने कुल, नाम और वंशावली को महाकाव्यों के नायकों, उत्तर के राजपूत वंशों या पूर्व मध्यकाल के ऐतिहासिक राजवंशों से जोड़कर भी देखा करते थे। मराठा या फिर कुंभी, मराठा और कुंभी समूह की जो जातियां थी तटीय, पश्चिमी पहाड़ियों और दक्कन के मैदान के उप समूहों में बटी हुई थी। उनके बीच आपस में वैवाहिक संबंध भी कायम हुआ करते थे और प्रत्येक उप क्षेत्र में इन जातियों के गोत्रों के विभिन्न समाज में मंडलों में क्रमशः घटते हुए क्रम में वर्गीकृत किया गया। सबसे बड़े सामाजिक मंडल में 96 गोत्र शामिल थे, जिनमें सभी असली मराठा बताए जाते हैं, लेकिन 96 मराठों की गोत्रों की सूचियों में काफ़ी विविधता और विवाद है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि मराठा जाति लोग करते क्या थे। मराठा जो थे वे मुख्य रूप से किसान, जमींदार या सैनिक थे, यानी कि एक तरह से एक अलग ही शासन व्यवस्था, जैसा शासन व्यवस्था हम अभी उत्तर भारत में देख सकते हैं या फिर दक्षिण भारत में भी इसका कुछ अंश देखने को मिलता है। तो मराठा का जो क्षेत्र था वहाँ भी बिल्कुल इसी तरह का शासन प्रणाली कायम था। इसके अलावे उनके जो जातियाँ थी वह कुछ समूहों में भी बटी हुई थी, जैसे कि कुछ जातियाँ तटीय क्षेत्रों में बटी हुई थी, बसी हुई थी, दूसरी पहाड़ी में और तीसरी दक्कन के मैदान जो कि उपसमूह में के रूप में जाना जाता है वहाँ पर बसी हुई थी, क्योंकि ये सभी मराठा जाति से ही बिलोंग करती थी। अतः इन लोगों में वैवाहिक संबंध हुआ करते थे और जो भी प्रमाणिकता मिली है, यानी कि जो भी सोर्सेस मिले हैं उसके अनुसार कहा जाता है कि मराठों में 96 गोत्र हुआ करते थे। लेकिन ये सभी गोत्रों में हर तरह की समानता देखने को नहीं मिलती है, इनमें बहुत कुछ विविधता भी देखने को मिलती है। अब देखते हैं मराठा साम्राज्य का पतन। मराठा बंगाल के नवाब को हराने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में सत्ता संभाली और उनकी नज़र भारत के उत्तरी क्षेत्र पर थी, जिस पर काफ़ी हद तक मराठों का नियंत्रण था। 1803 में दिल्ली की लड़ाई में मराठों को अंग्रेजी सेनाओं ने हराया था, जिसका नेतृत्व जनरल लेक ने किया। द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान जो 1803 से 1805 तक हुआ, आर्थर वेलेस्ली के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने मराठों को हराया, जिसने अंग्रेजों के पक्ष में कई संधियों को जन्म दिया। अंत में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने हरा दिया, जिसने मराठा शासन को समाप्त किया। तो यहाँ भी हमें देखने को मिल रहा है कि इसके पतन के बारे में किस तरह की बातें बताई जा रही है। यहाँ बताया जा रहा है कि मराठों का जो अंत हुआ इसका पूर्ण रूप से सारा दायित्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आता है। जब बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार कायम हो गया था तो उसने उसके बाद अपनी नज़र दौड़ाई थी उत्तरी भारत की ओर। उस समय उत्तरी भारत में काफ़ी हद तक मराठों का नियंत्रण कायम था, क्योंकि मराठों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो दूसरी लड़ाई हुई थी, यानी पहली लड़ाई में क्या हुआ था, 1803 में दिल्ली में जो लड़ाई की गई थी उसमें मराठों को अंग्रेजी सेनाओं ने हरा दिया था, जिसका कि नेतृत्व किया गया था लेक के द्वारा। दूसरी बार फिर से वह युद्ध होता है एंग्लो मराठा के नाम से। तो एंग्लो मराठा द्वितीय युद्ध जो हुआ वह हुआ था 1803 से 1805 ईस्वी तक, और इस बार वेलेस्ली के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने मराठों को फिर से हराया था, जिससे कि अंग्रेज़ों के पक्ष में बहुत सारी संधियाँ भी की गई थी, जिससे कि अंग्रेज़ों को काफ़ी फ़ायदा भी मिला था। लेकिन इसके बाद का यानी कि तीसरा जो होता है एंग्लो मराठा युद्ध, उसके दौरान पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेज़ों ने हरा दिया और इसके बाद मराठा साम्राज्य को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, अपना अधिकार कर लिया उनके क्षेत्रों पर। अब हम देखते हैं कि शासन प्रबंध के बारे में। शासन प्रबंध, शिवाजी ने किस तरह का शासन प्रबंध की स्थापना की थी। सबसे पहले तो इसमें बताया जा रहा है कि एक प्रशासनिक शासन प्रणाली जिसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है, शिवाजी ने अपने शासनकाल के दौरान बनाई थी। इस प्रणाली में जिसमें कि 8 मंत्री शामिल होते थे, इसने मराठा शासन का आधार बनाया। इसमें 8 तरह के मंत्रियों का नाम सामने आता है। सबसे पहले तो अगर रॉलिंस की बात करें तो रॉलिंस ने क्या कहा है उनके शासन प्रणाली के बारे में।
उन्होंने कहा है कि लगभग सभी महान योद्धाओं के समान, जिसमें नेपोलियन एक ज्वलंत उदाहरण है, शिवाजी भी एक महान शासक थे और उसने अपने गुणों के कारण ही एक योग्य सेनापति बने रहे। उनके वही गुण एक सफल नेता और उन्हें एक सफल शासक भी बनाते हैं। तो इस तरह से देखें तो रॉलिंस ने जो कहा है तो उस अनुसार से शिवाजी के जितने भी समकालीन शासक थे उनकी तुलना में शिवाजी एक स्वेच्छाचारी शासक के रूप में सामने आते थे। वे जो चाहते थे वे कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो यह अष्टप्रधान का निर्माण किया था, अष्टप्रधान का काम था सलाह देना, मशवरा देना शासक को। लेकिन यह कहना पूरी तरह से गलत होगा कि अष्टप्रधान का ही काम था शासन चलाना और अंतिम निर्णय राजा का ही हुआ करता था। जैसे कि अष्टप्रधानों में बात करें तो सबसे पहले नाम आता है पेशवा का। पेशवा जिसे कि प्रधानमंत्री के भी नाम से जानते हैं, जिस पद के लिए कि रघुनाथ राव ने विद्रोह किया था और उसका साथ दिया था ब्रिटिश कंपनी ने। इसके बाद अमात्य, सचिव, मंत्री, सेनापति, सुमंत, न्यायाध्यक्ष और पंडित राव। तो सबसे पहले पेशवा या जो प्रधानमंत्री होते थे, इनका काम था सारे राज्य की देखभाल करना और उनकी उन्नति के ऊपर भी ध्यान बनाए रखना। इसके दूसरे नंबर में जो आते हैं अमात्य, इन्हें वित्त मंत्री के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका काम था सारे राज्य और उनकी जो मुख्य जिले होते थे उनका हिसाब किताब का हमेशा पड़ताल करते रहना। तीसरा है यहाँ सचिव। सचिव का काम था, सचिव को एक और नाम से जानते हैं, इन्हें कहते हैं सरोनवीस या फिर गृह मंत्री। गृह मंत्री का काम था राजा के पत्र व्यवहार को संभाले रखना, उनके ऊपर अपनी निगाह बनाए रखना। और इस सब के अलावा राजकीय पत्र, संदेश, ये सभी जितनी भी चीज़ें होती थी इनसे जुड़ी हुई, किसी को भेजना हो या फिर इन्हें बुलाना हो आता था, तो इन सब का लेखा जोखा सचिव के पास ही रहता था और इसे इन पत्रों में सुधार करने का भी अधिकार था। इसके बाद नाम आता है मंत्री का। मंत्री इसी और नाम से भी जानते हैं, इन्हें आंतरिक मंत्री या फिर इतिहासकार भी कहते हैं। इतिहासकार का जो कार्य होता था, जो काम होता था, दरबार की और राज्य की दैनिक कार्यवाही, मतलब कि जो भी उस समय घट रहा हो उन सभी चीज़ों का जो समायोजन होता था, जो उसे एक जगह इकट्ठा करने का काम होता था, वह इसका ही होता था और इसे वाक्यानवीस भी कहा जाता है। यानी कि सचिव के बारे में देखें तो सचिव का एक और नाम देखने को मिलता है वाक्यानवीस। इसके बाद नाम आता है सेनापति का। सेनापति को कहते थे कमांडर इन चीफ। इसके अलावा मराठों के शासनकाल में सेनापति को सरे नौबत भी कहा जाता था, क्योंकि सरे नौबत का जो काम था यानी कि सैनिकों की जो भर्ती थी या फिर सेना का प्रबंध करना और उनके अंदर डिसिप्लिन यानी अनुशासन को बनाए रखना, ये सभी काम सेनापति का होता था। इसके अलावा युद्ध क्षेत्र में सेनाओं की जो मोर्चाबंदी की जाती थी वह भी सेनापति ही देखा करता था। इसके बाद है सुमंत या सामंत या फिर दबीर, एक और नाम, इसे आप विदेश मंत्री के नाम से भी जान सकते हैं। यानी कि विदेश मंत्री का जो काम हुआ करता था, राजा को विदेशी राज्यों के विषय में बताना या फिर युद्ध और शांति के सभी मामलों में सलाह देना। इसके अलावा विदेशों में राजपूतों से मिलना और दूसरे राज्यों की स्थिति से परिचित रहना भी का जो कार्य किया जाता था वह सामंतों के द्वारा ही किया जाता था। इसके बाद है न्यायाध्यक्ष, जिसे कि मुख्य न्यायाधीश के नाम से भी जानते हैं। न्यायाधीश का मात्र एक ही काम था, नागरिक और सैनिक मामलों में संपूर्ण न्याय करना। पंडित राव, जो कि उच्च पुजारी थे, पंडित राव को दानाध्यक्ष, सदर मोहतसिब या फिर धर्माधिकारी कहकर भी पुकारा जाता था और इसका काम था धार्मिक संस्कारों की तिथि नियुक्त करना, अफवाह फैलाने वाले को दंड देना और ब्राह्मणों को राज्य धन में कितना धन मिलना चाहिए, इन सब का लेखा जोखा तय करना पंडित राव का ही काम था।
धार्मिक विषयों और प्रजा के चरित्र के संबंध में जितनी भी समस्याएं आती थी, उनका धार्मिक दृष्टिकोण से जो न्यायोचित बनता था, वह करना भी पंडित राव का काम था। इसके अष्टप्रधान में इतने सारे विभाग, इतने सारे मंत्री होने के बाद भी जो अंतिम निर्णय होता था वह शिवाजी के द्वारा ही लिया जाता था। चूँकि शिवाजी ने धर्मनिरपेक्ष प्रशासन को बनाए रखने के लिए बहुत सारे काम किए थे, जो किसी भी व्यक्ति की पसंद के अनुसार किसी भी धर्म की प्रथा को मानने की अनुमति देता है। साम्राज्य के राजस्व में सुधार करने के लिए शिवाजी ने जागीरदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया और रैयतवारी प्रणाली की शुरुआत की। उन्होंने गैर मराठा क्षेत्रों पर भी कर लगाया और गैर मराठा शासकों को भी परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसने रैयतवारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। जागीरदारी प्रणाली क्या है? इसमें क्या होता है कि जागीरदार जो होते हैं वे दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते जाते हैं। इससे जो केंद्रीय राजा होते हैं, यानी कि मेन राजा जैसे कि शिवाजी, उनकी स्थिति कमज़ोर हो जाती। तो उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूती देने के लिए क्या किया? जागीरदारी प्रणाली की शुरुआत की और उसके अनुसार जागीरदारी प्रणाली को ख़त्म करके रैयतवारी प्रणाली की शुरुआत भी कर दी थी। उन्होंने हर जगह पे कर लगाया। वे क्षेत्र जो कि मराठा साम्राज्य के अंदर थे और वे क्षेत्र जो कि गैर मराठा क्षेत्र थे, उनके ऊपर भी कर लगाया गया। गैर मराठा शासकों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले बता दें कि शिवाजी के द्वारा दो तरह के नए करों का शुरुआत किया गया था। एक चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी। तो सरदेशमुखी लिया जाता था अपने ही लोगों से, यानी कि चौथ। अगर रानाडे की बात करें तो रानाडे ने चौथ के बारे में क्या कहा है? रानाडे ने चौथ के बारे में बताया कि चौथ कोई युद्ध दंड नहीं होता था या फिर नैतिक और कानून का जो उत्तरदायित्व लगान था वह नहीं था, बल्कि यह क्या था? यह था विदेशियों से आक्रमण से रक्षा के एवज में दिया जाने वाला कर। दूसरी तरफ अगर सरदेसाई की बात करें तो सरदेसाई ने चौथ को उपद्रवकारियों मतलब का मतलब हो गया कि शत्रु का जो देश है जहाँ कि वे युद्ध करने जाते थे, उनसे भेंट के रूप में ली जाने वाली राशि हुआ करती थी। और भारत में इसकी शुरुआत किया गया था शिवाजी के द्वारा। शिवाजी के समय में ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गया था, लेकिन शिवाजी से कुछ पहले इसकी शुरुआत देखी जा सकती थी। इसके बाद यहाँ बताया जा रहा है, जहाँ तक सैन्य प्रशासन का सवाल है, शिवाजी ने एक मजबूत नौसेना के निर्माण में विशेष रुचि दिखाई, क्योंकि उन्होंने 1654 की शुरुआत में ही इसके महत्व को महसूस कर लिया था। जब यह मराठों की भूमि आधारित सशस्त्र बलों की बात आई तो पैदल सेना और तोपखाने के मानक यूरोपीय ताकतों के मानकों की तुलना में थे। मराठों ने तोपों, कस्तूरी, माचिस, खंजर और अन्य हथियारों में भाले जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया। वे अपने हथियारों का इस्तेमाल करने के तरीके में भी बुद्धिमान थे। अपने क्षेत्र की पहाड़ी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए मराठों ने भारी घुड़सवार सेना पर हल्की घुड़सवार सेना को चुना, जो मुगलों के खिलाफ उनकी लड़ाई में फायदेमंद साबित हुए। तो सैन्य प्रशासन की बात करें तो शिवाजी के द्वारा जो सैन्य प्रणाली विकसित की गई थी, सैन्य प्रणाली में वैसे लोगों को ज़्यादा महत्व दिया गया था जो कि युद्ध प्रणाली में, जैसे कि गोरिल्ला पद्धति जो था वो शिवाजी के द्वारा शुरू किया गया था। और इस पद्धति में क्या होता था? गोरिल्ला पद्धति में लोग छिपकर वार करते थे, दुश्मन को तब तक परेशान किया करते थे जब तक कि वे पूरी तरह से समझ ना जाए कि किस तरफ से वार हो रहा है। इसके अलावा वे 3-4 ओर से, पीछे से, आगे से, हर तरह से अचानक ही दुश्मन पर वार करते थे। तो इस तरह की जो युद्ध की नीतियाँ थी, जिसे कि हम गोरिल्ला पद्धति के नाम से जानते हैं, उसका शिवाजी के द्वारा यूज किया गया, उसका प्रयोग किया गया। तो इससे क्या हुआ? सैनिकों को बहुत ज़्यादा आराम मिला युद्ध को जीतने में। इसके अलावा उनके सैनिकों में, शिवाजी ने सैनिकों में ऐसे सेनापतियों का या फिर ऐसे सैनिकों का
की अभियुक्ति की थी, यानी कि उन लोगों की पोस्टिंग की थी जो कि बहुत ज़्यादा फुर्तीले हों, हर तरह से परिपूर्ण हों और युद्ध नीति के तहत चलने में सक्षम हों। तीसरा कारण कि देखें तो उन्होंने घोड़ों का भी जो इस्तेमाल किया था, तो बहुत भारी भरकम घोड़ों की जगह फुर्तीले घोड़ों का इस्तेमाल किया था, क्योंकि मराठों का जो क्षेत्र था वो पथरीली जगहों पर था। पथरीली जगहों पर होने से क्या हुआ कि वहाँ पर पैदल सेना का जाना और युद्ध करना बहुत मुश्किल होता था। इसके अलावा घोड़े भी जब जाते थे तो उन्हें बहुत तेज़ी से काम करने में कठिनाई होती थी। चूँकि मराठों के जो सैनिक थे उन्होंने अपने आप को इतना प्रैक्टिस किया था कि वे उन क्षेत्रों में भी बहुत ही अच्छे से युद्ध कर पाए। लेकिन यही अगर बाहर के कोई सैनिक विदेशी आक्रमण होता था, तो जब वे भी इस पथरीली जगह भूमि पर आते थे युद्ध करने को, तो वे पूरी तरह से युद्ध नहीं कर पाते थे, क्योंकि यहाँ की जो भूमि थी उन्हें पथरीली जगहों के कारण वे ज़्यादा व्याकुल हो जाते थे, क्योंकि उन्हें इसकी आदत नहीं थी। और दूसरी तरफ शिवाजी के जो सैनिक थे उन्हें इसकी आदत थे, उनकी जो कर्मठता थी इन क्षेत्रीय भौगोलिक स्थिति के कारण ही बनी हुई थी। तो इन सारी चीज़ों ने कुल मिला के क्या किया, इन सारी चीज़ों ने हर युद्ध में मराठों को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाया, उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुए। अब यहाँ देखते हैं कुछ हस्तियों के बारे में कि मराठा शासन क्षेत्र में बहुत सारे वंश जब आए तो उनमें कौन कौन से हस्तियाँ सामने आई। जैसे कि अगर सतारा वंश की बात करें तो सतारा वंश में छत्रपति शिवाजी का नाम काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और उनका शासनकाल माना जाता है 1627 से 1680 के बीच में। इसके बाद आते हैं संभाजी 1680 से 1689। फिर छत्रपति राजाराम, इनका शासनकाल देखने को मिलता है 1689 टू 700। महारानी ताराबाई, फिर छत्रपति साहू को ही शिवाजी द्वितीय या फिर छत्रपति संभाजी का छोटे बेटे का खिताब प्राप्त है। छत्रपति रामराज और महारानी ताराबाई का पौत्र। राजा राम और ताराबाई का पौत्र जो हुआ वह रामराज के नाम से प्रचलित हुआ। दूसरा वंश यहाँ देखने को मिलता है कोल्हापुर वंश। कोल्हापुर वंश में भी बहुत सारे राजाओं का नाम आता है, जिसमें कि महारानी ताराबाई, शिवाजी द्वितीय, शिवाजी तृतीय, राजा राम प्रथम, शिवाजी पंचम, शाहजी द्वितीय, राजा राम द्वितीय और साहू जी द्वितीय का नाम देखने को मिलता है। और तीसरा है पेशवा। पेशवाओं के नामों में बालाजी विश्वनाथ, इसका समय काल माना जाता है 1713 से लेकर 1720 ईस्वी तक। इसके बाद बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, पेशवा माधवराव, नारायण राव पेशवा, रघुनाथ राव पेशवा, सवाई माधवराव पेशवा, बालाजी द्वितीय, अमृत शाह पेशवा और सबसे अंत में देखने को मिलता है नाना साहिब। इसके बाद अंग्रेज़ों का आक्रमण काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और नाना साहिब को अपनी पेंशन छोड़ के भागना पड़ा था। अब यहाँ बताया जा रहा है मराठा साम्राज्य के बारे में कुछ रोचक तत्व क्या क्या हैं। इसमें शिवाजी का नाम सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि शिवाजी ही हैं वो जिनका कि मराठों को एक अलग और एक शक्तिशाली के रूप में प्रचलित किया था। शिवाजी ने सबसे पहले बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर 1646 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। इसके अलावा जावली के किले को मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य के कब्जे से 25 जनवरी 1656 ईस्वी को छीन लिया। शिवाजी का जो राज्याभिषेक होता है वो 16 जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ में मनाया जाता है और मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला के रूप में ताराबाई का नाम आता है। शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम ऐसा दूसरा मराठा था जिसने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था, जिसमें अंतिम पेशवा राघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। तो यह मराठों के बारे में कुछ रोचक बातें थे। मराठों के बारे में सबसे ज़्यादा रोचक बात यह देखने को मिलती है कि इन्होंने जो युद्ध प्रणाली को अपनाया, जिसे कि हम गुरिल्ला पद्धति के नाम से जानते हैं, यह बहुत ही कम लोगों के पास, बहुत ही कम वंशों में देखने को मिलता है। और मुगलों और
इसके अलावे अंग्रेजों के साथ जो भी युद्ध हुए उसमें गुरिल्ला पद्धति के कारण ही शिवाजी को सफलता हासिल हुई। तो यह था आज का हमारा मराठा चैप्टर पूरी तरह से अंत हो जाता है और इसके बाद आपका यूनिट 4 भी खत्म हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।